दोस्तों हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों आखिरकार कैसे एक बार फिर से हमास ने इजराइल को दी चेतावनी, कहा राग बीनता रह जाएगा इजराइल लेकिन उसके हाथ गाज़ा नहीं आएगा। क्यों आखिरकार दोस्तों अमेरिका को पड़ रहा है भारी? जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले हूतीस से पंगा लेना अमेरिका को पड़ गया भारी। क्यों शंकराचार्य ने प्रधानमंत्री को बता दिया सबसे बड़े पद पर छोटा इंसान, और क्यों आखिरकार दोस्तों अब ईवीएम पर मचा है घमासान। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इस कॉल नोटिफिकेशन पे दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले एक बार फिर से जो है यहाँ पर हूतीस और अमेरिका आपस में भिड़े। अमेरिका ने हमला करने के बाद दोस्तों अब हथियार डालने का काम कर दिया है। दरअसल आपको बताते चले हूतीस के ऊपर हमला करना अमेरिका को भारी पड़ गया है। हूती विद्रोहियों ने फिर से एक शिप को अपना निशाना बना लिया है। आपको बताते चले अमेरिका और हूतीस के बीच में ये जो जंग शुरू हुई है ये अब रुकने का नाम नहीं लेने वाली, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका ने दोस्तों बिना किसी रीज़न के हूतीस के ऊपर हमला किया है, जिसकी सब लोग आलोचना कर रहे हैं। तमाम मुस्लिम देश ने अमेरिका की आलोचना की है और कहा कि अगर इस तरीके से हमले करेगा अमेरिका खास करके यमन के ऊपर तो हम चुपचाप नहीं बैठेंगे। यही नहीं, चीन ने तो धमकी भी दे डाली है कि अगर संयुक्त राष्ट्र ने जल्दी ही अमेरिका को रोका नहीं तो फिर हम इस जंग में आ जाएंगे। आपको बता दें एक तरीके से चीन ने धमकी दे दी है कि वो अमेरिका के खिलाफ दोस्तों मुहिम छेड़ देगा। आपको बता दें चले दोस्तों एक बार फिर से शंकर आचार्य ने दोस्तों प्रधानमंत्री के खिलाफ खोल दिया मोर्चा। दरअसल दोस्तों इस बार तो उन्होंने ऐसी बात बोल दी है जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। आपको बता दें चले दोस्तों शंकर आचार्य ने, जिनका वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है, उन्होंने क्या बोला है प्रतिष्ठा को लेकर। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल एक बहुत बड़े पद पर एक बहुत छोटे इंसान को बिठा दिया, यानी कि पीएम के पद पर जो नरेंद्र मोदी बैठे हुए वो एक बहुत छोटे इंसान है जिनको एक बहुत बड़े पद पर बिठा दिया गया है। शंकराचार्य ने कहा कि कुछ लोग हमारी बुराइयां कर रहे हैं कि अरे ये तो शंकराचार्य होकर भी ऐसी बातें कर रहे हैं, मंदिर में नहीं आ रहे हैं। कुछ वो दोस्तों जो पोंगा पंडित हैं वो लोग असली शंकराचार्यों की बुराइयाँ करने में लगे हैं, जो बीजेपी के एक तरीके से ठेकेदार बने बैठे हैं। यही नहीं, उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी का पद है और एक छोटी सोच वाले इंसान को इस पर बैठा दिया गया है। यही नहीं, शंकर ज्योतिषी आचार्य ने कहा कि फ़िलहाल राष्ट्रपति को भी नहीं बुलाया गया है तो हम अपने आप को राष्ट्रपति बराबर ही उन्होंने कहा समझते हैं। उन्होंने कहा कि जो सबसे बड़ी बात, भगवान श्री राम को कौन लेकर आया? गाय लेकर आई थी। लेकिन आप समझिए दोस्तों मंदिर में अभी तक गाय की स्थापना ही नहीं हुई है, तो उन्होंने कहा कि फिर मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कैसे हो सकती है। और ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि ये बात झूठ भी नहीं है, ये सही बात है। आपको बता दें चले दोस्तों एक बार फिर से जो है यहाँ पर मच गया घमासान इजराइल हमास की लड़ाई के बीच में। इजराइल को हमास ने फिर से दे दिया बड़ा झटका। जी हाँ, आपको बता दें दाग दी कई मिसाइलें। दरअसल आपको बता दें चले हमास इजराइल की लड़ाई में दोस्तों हमास लगातार इजराइल के ऊपर गोलाबारियां कर रहा है। इजराइल को सबक सिखा दिया है फिर से एक बार हमास ने कहा है कि फ़िलहाल इजराइल लगातार नाजायज़ औलाद का काम निभा रहा है अमेरिका इजराइल के लिए। जाहिर सी बात है दोस्तों इजराइल और हमास के बीच की जंग रुकती हुई नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि हमास की इस लड़ाई में कई लोग सपोर्ट में उतर आए। जहां एक तरफ यमन तो ऑलरेडी सपोर्ट कर ही रहा है, वहीं दूसरी तरफ दूसरे देश भी अब इस मामले में सामने आ गए। लेकिन एक चीज़ साफ़ हो चुकी है, इस वक्त जो रोकने की मुहिम चल रही है दोस्तों उसमें खुद ही फंसता हुआ नज़र आ रहा है इजराइल, क्योंकि साफ़ है हमास ने साफ़ कर दिया है कि गाज़ा इनके अंडर में आने वाला नहीं है। ये लोग दोस्तों सिर्फ और सिर्फ राखी लेकर जाएंगे गाज़ा की, गाज़ा से इनके हाथ कुछ नहीं आने वाला। हमास ने खुलकर ऐलान कर दिया। आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए केजरीवाल बोले हमें फंसाने की कोशिश की जा रही है, इंडिया गठबंधन को तोड़ना चाहती है बीजेपी। दरअसल आपको बता दें चले अरविंद केजरीवाल को चौथा ईडी का समन भेज दिया गया है। बताया जा रहा है चौथा ईडी का समन भेजकर दोस्तों केजरीवाल को फिर 18 तारीख के लिए बुलाया गया था, जिसको लेकर केजरीवाल बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गए। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि बीजेपी जानबूझकर उनको टारगेट कर रही है और उनको निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि वो डरते नहीं हैं और ना ही वो हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि वो जाएंगे या नहीं दोस्तों, लेकिन सीधे संकेत उन्होंने दे दिए कि लगता है इस बार भी केजरीवाल जाने वाले नहीं हैं। ईडी ने ये चौथा समन भेजा। आपको बता दें केजरीवाल साफ कह रहा है कि उनकी आम आदमी पार्टी को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें चले दोस्तों
दोस्तों फिलहाल इंडिया गठबंधन में ऑल इज वेल, सीट बंटवारे को लेकर दोस्तों हो रही है चर्चा। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल तमाम नेता मीटिंग बुलाई गई थी। इस मीटिंग में दोस्तों बताया गया है कि आखिरकार सीट शेयरिंग को लेकर जहां पेच फंस रहा है वहां पर तमाम मामलों को सुलझाया जा रहा है। आपको बता दें कई सीट पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की बात बन गई है, तो कई सीटें ऐसी भी हैं जहां पर कांग्रेस कम देने की बात कर रही है लेकिन आम आदमी पार्टी थोड़ी ज़्यादा सीटें चाहती है। यही कारण है जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में डील चल रही है लगातार। सिर्फ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में नहीं, मतलब बिहार में भी चल रहा है यही मुहिम, और तमाम पश्चिम बंगाल में भी सीट बंटवारे को लेकर ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो अब देखना ये होगा ये मैटर कब तक सुलझता है। आपको बताते चले दोस्तों अमेरिका की आलोचना में उतरे अरब देश। अरब देशों ने कहा यमन के ऊपर बिना अनुमति के हमला किया है अमेरिका ने, जो कि गैर कानूनी है। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले जब भी किसी पर हमला करना होता है तो आपको इजाज़त लेनी पड़ती है, लेकिन आपको बताते चले अमेरिका ने बिना इजाज़त के ही यमन के ऊपर हमला कर दिया दोस्तों, एक और देश के साथ मिलकर। यही कारण दोस्तों जो अब जो है यहाँ पर यमन बुरी तरीके से हमलावर हो गया है अमेरिका पर। यही नहीं, जितने भी अरब देश हैं वो अमेरिका की आलोचना कर रहा है और कहना है कि फ़िलहाल उसने जो जिस तरीके से ये हमला किया है इसको निंदनीय करार दिया, और ये भी कहा गया है कि यमन के लिए हम लड़ेंगे। अगर यमन के साथ इसी तरीके की बर्बरता की गई तो यमन के लिए भी हम उतर आएंगे आगे। मतलब साफ है दोस्तों कि फ़िलहाल देश तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि फ़िलहाल सब लोग एक दूसरे के खिलाफ होते हुए नज़र यहाँ पर आ रहे हैं। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल एक बार फिर से जो है यहाँ पर राम मंदिर को लेकर जमकर भड़के जो है यहाँ पर अधीर रंजन चौधरी, ममता बनर्जी को भी सुना गया खरी खोटी। दरअसल आपको बताते चले ममता बनर्जी को खरी खोटी सुनाते हुए अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ममता बनर्जी एक बहुत ही ज़्यादा जो है यहाँ पर घमंडी और जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा पाखंडी हैं। उनका कहना है कि फ़िलहाल सीट बंटवारे को लेकर वो ऐसे सीटें दे रही हैं जैसे हम भीख मांग रहा हूँ। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी को तुम्हारी भीख नहीं चाहिए। अब अधीर रंजन चौधरी दोस्तों खेल बिगाड़ने में लगे हैं। वो ममता बनर्जी के ऊपर जिस तरीके की बयानबाजी कर रहा है मुझे नहीं लगता कि ये करना चाहिए, क्योंकि इससे इंडिया गठबंधन में दरार आएगी। यही नहीं, और उसके बाद अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री पर हमला बोलते हुए कहा कि क्या नरेंद्र मोदी हिंदुओं के ठेकेदार हैं? क्या उन्होंने ठेका ले रखा है कि सारे हिंदू भाई उनको ही वोट देंगे? इस तरीके से अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी जमकर घेरा और खूब खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कोई हिंदू भाइयों का ठेका नहीं ले रखा है, जो तमाम हिंदू उन्हीं को वोट देंगे। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल एक बार बुरी तरीके से फंस गया है पेच। जी हाँ, दरअसल हम आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल जिम्मेदारी का काम बीजेपी नहीं निभा सकती। राम मंदिर पर फिर विफर पड़े दोस्तों जो यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को लपेटे में लेते हुए कहा कि बीजेपी राम मंदिर पर राजनीति बंद नहीं कर रही है, उसकी राम मंदिर पर राजनीति जारी है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जनता देख रही है बीजेपी क्या कर रही है। वह धर्म के आधार पर लोगों से वोट मांगती है और धर्म के आधार पर ही सारे काम करती है। खड़गे ने बीजेपी को लपेटे में लेते हुए कहा कि जनता को सब दिखाई दे रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कर रही है, जबकि दोस्तों ये हमारे शास्त्रों में नहीं है। ऐसे अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जा सकती। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों जो शंकराचार्य ने भी किया कि जो गाय भगवान श्री राम को लेकर आई थी उस गाय का ही अब तक स्थापना नहीं की गई है वहाँ पर, तो फिर कैसे जो है यहाँ पर इसका उद्घाटन किया जा सकता है? इसका एक ही रीज़न है कि लोकसभा चुनाव में फ़ायदा मिले, इसीलिए ये सब कुछ किया जा रहा है। आपको बताते चले दोस्तों ईवीएम पर भानु प्रताप और दोस्तों जो यहाँ पर महमूद कचारिया का बड़ा बयान, बोले फिलहाल अब सुप्रीम कोर्ट के बाहर होगा प्रदर्शन। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों ईवीएम बैन कराने को लेकर लगातार खास करके तमाम दल के लोग, जो विपक्ष के लोग हैं या फिर जो सोसाइटी के लोग हैं, वो इसके ऊपर हमलावर हो गए। अब आपको बताते चले जो है सुप्रीम कोर्ट के जज वकील भानु प्रताप और महमूद जी, इन दोनों ने मोर्चा खोल दिया है। इनका कहना है कि फ़िलहाल हम पूरी तरीके से, आपको एक बात और बता दूं, जो यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर के पोते हैं वो भी इस मुहिम में लड़ रहे हैं। वो भी चाहते हैं कि फ़िलहाल ईवीएम बंद हो। आपको बताते चलें फ़िलहाल इस सब को लेकर अब 16 तारीख बताई गई है कि 16 तारीख के दिन हम जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर प्रदर्शन करेंगे और ईवीएम को बैन कराने की मांग करेंगे। इस मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ये लोग जाएंगे। अब ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में इनकी सुनवाई होती भी है या नहीं। हालाँकि प्रदर्शन का
करने जा रहा है, वहाँ पर कोई केस नहीं है। लेकिन दोस्तों सीधी सी बात ये है कि अगर ईवीएम पर इतना बवाल मची रहा है तो इसको रखने का फ़ायदा क्या है? जनता के मन में तो यही रहेगा, बेचारा वोट डाल भी देगा, मान लो अगर ये बंद नहीं करते, मजबूरी में फिर भी वोट तो हमें डालना ही पड़ेगा, वो ये सोच रहेंगे तो। लेकिन इनकी पोल खुलती चली जा रही है, लोग ये सोच रहे हैं कि ईवीएम से इतना प्यार क्यों है भाई? अगर लोग इसका विरोध कर रहे हैं तो ईवीएम को हटा दो, लेकिन आखिरकार इतना प्यार क्यों उमड़ रहा है ईवीएम पर, ये जनता भी जानने की कोशिश कर रही है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से जो है यहाँ पर हमास इजराइल की राजनीति के बीच में दोस्तों बुरी तरीके से फंस गया अमेरिका को इजराइल का साथ देना पड़ रहा है भारी। अब अमेरिका के ही आपको बताते चले राजदूतों ने अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल आपको बताते चले अमेरिकी ही सांसदों ने जो बाइडन पर सवाल उठाया कि आखिरकार जो बाइडन ने यमन के ऊपर हमला क्यों किया। यही नहीं, अमेरिका के लोग काफ़ी लंबे समय से जो बाइडन से ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि वो बार बार इजराइल की मदद क्यों करता है। हालांकि हम आपको बताते चलें कि इजराइल की मदद करने के ऊपर अमेरिका को बार बार ये भी सुनना पड़ा है कि वो इजराइल की नाजायज़ औलाद है। आपको बताते चले ईरान ने कहा था, ईरान के राष्ट्रपति जो हैं उन्होंने बताया था कि फ़िलहाल अमेरिका जो है वो इजराइल की नाजायज़ औलाद बन चुका है और इसीलिए उसकी बार बार मदद करता है। जाहिर सी बात है दोस्तों कि इस चीज़ को लेकर काफ़ी बवाल मचा हुआ है, क्योंकि हम एक चीज़ ये भी नोटिस कर पा रहे हैं कि ज़्यादातर ख़ास करके अब ये जो मुद्दा चल रहा था इसके बीच में ये एक सबसे बड़ा रीज़न था कि फ़िलहाल अमेरिका क्यों इतनी इजराइल की तरफदारी कर रहा है, जबकि इजराइल लगातार गाज़ा में मुस्लिमों को मार रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल 2024 में राम मंदिर वर्सेस राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। दरअसल आपको बताते चले आज से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हो चुकी है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज 14 तारीख के दिन पहला दिन है। आपको बताते चले राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से लोगों को कई उम्मीदें हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब राहुल गांधी की छवि पप्पू वाली बना दी गई थी और ये फैला दिया गया था कि राहुल तो एक पप्पू हैं, लेकिन आपको बताते चले राहुल गांधी ने महज इतने साल से जो उनकी छवि बिगाड़ने में बीजेपी ने करोड़ों रुपए बर्बाद किया था, उसको राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने महज 3 महीने में सक्षम अपनी छवि बदल दी थी। अब एक बार फिर से राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकल रही है, जिसके बाद दोस्तों राहुल गांधी से न सिर्फ देश की जनता को बल्कि दोस्तों राजनीतिक लोगों को भी उम्मीदें हैं कि राहुल की यात्रा 2024 में कमाल करेगी। सबसे बड़ी बात यह, राहुल गांधी उन राज्यों को भी इसमें कवर कर रहा है जहां पर बीजेपी मजबूत है। तो दोस्तों ये बात तो सच है कि फिलहाल उन राज्यों को तो कवर करना ही चाहिए जहां पर बीजेपी मजबूत है, क्योंकि जहां कांग्रेस मजबूत है वहां तो वोट मिलने के आसार हैं ही, लेकिन जहां पर बीजेपी कमज़ोर है वहां पर भी वोट पाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। फिलहाल आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल अरविंद केजरीवाल के सपोर्ट में जमकर उतर गए जो है यहाँ पर दोस्तों आपको बताते चले राघव चड्ढा ने बीजेपी को जमकर लपेटा। दरअसल आपको बताते चले राघव चड्ढा ने प्रधानमंत्री के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन से डरी हुई है बीजेपी और वो इंडिया गठबंधन को तोड़ने के लिए बार बार ईडी और सीबीआई के समन भिजवा रही है केजरीवाल को। अरविंद केजरीवाल के सपोर्ट में आते हुए राघव चड्ढा ने बीजेपी को खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और बीजेपी तमाम वो लोग नहीं चाहते कि इंडिया गठबंधन अपनी आगे की रणनीति बनाए, इसीलिए सिर्फ विपक्ष के नेताओं को ही ईडी के समन मिल रहा है। यही नहीं दोस्तों, केजरीवाल को बार बार चौथी बार समन भेजा गया और केजरीवाल गए भी नहीं थे। चौथी बार भी मुझे नहीं लग रहा अरविंद केजरीवाल जाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ चालाकी देखिए, अरविंद केजरीवाल को ईडी गिरफ्तार करने भी नहीं आ रही है कि भैया उन्होंने 4 बार मना कर दिया, चलो गिरफ्तार कर लेते, क्योंकि ईडी दोस्तों केजरीवाल ने बताया था कि इनलीगली तरीके से उनको बार बार नोटिस भेज रही है। जब उन्होंने अपनी एक पैनल से बात की, वकीलों के पैनल से, यानी कि पूरी वकीलों की टीम से, तो उन्होंने बताया कि ये तो गैरकानूनी तरीके से आपको बार बार ईडी समन भेज रही है, जिसका केजरीवाल ने जवाब भी दिया था। अब फिर से ईडी का चौथा नोटिस है, लेकिन केजरीवाल दोस्तों ईडी के पास नहीं जाने वाले जब तक के लीगली तरीके से ईडी जो है केजरीवाल को नहीं बुलाएगी, क्योंकि एक बार जब पहली बार उन्होंने बुलाया था तो जा चुके थे। अब केजरीवाल को डर है कि अगर वो ईडी गए तो दोस्तों उनकी कहीं ना कहीं इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी, इसीलिए वो इस चीज़ से बच रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले ही जो यहाँ पर मच गया घमासान, क्या
क्या जो है यहाँ पर ममता बनर्जी के बागी सुर देखकर दोस्तों भड़क गई हैं सोनिया गांधी। दरअसल आपको बताते चले ममता बनर्जी दोस्तों इन दिनों सीट बंटवारे को लेकर काफ़ी अहम बात कर रही हैं। उनको बताया जा रहा है कांग्रेस को कम सीटें दे रही हैं वो पश्चिम बंगाल में, ताकि दोस्तों इंडिया गठबंधन, लेकिन एक चीज़ ये नोटिस कीजिए कि कांग्रेस के पास इतनी भी कम सीटें नहीं होना चाहिए कि अगर कोई बगावत करे तो सरकार गिर जाए। इसलिए कांग्रेस दोस्तों ध्यान रख रही है कि उसको कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना है। सबसे बड़ी बात ये चुनाव बहुत मायने रखता है। ये 2024 का लास्ट चुनाव इसलिए है कि अब दोस्तों या तो लोकतंत्र बचेगा या फिर लोकतंत्र पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाएगा, क्योंकि बीते 10 सालों में जो बीजेपी ने किया है उससे तो यही देखते आ रहे हैं हम कि फ़िलहाल लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है पूरी तरीके से। आज देश में हिंदू मुसलमान हो रहा है, इससे पहले कभी हिंदू मुसलमान नहीं हुआ। इस बात पर सभी सवाल उठाते हैं। ऐसा नहीं है कि बीजेपी से कोई नफरत करता था, लेकिन बीजेपी ने ऐसे काम करे दोस्तों कि लोगों ने बीजेपी को पसंद करना छोड़ दिया, और यही कारण जो इस पर बवाल मचा हुआ है। आपको बताते चले दोस्तों हमास इजराइल की जंग के बीच में ईरान आखिरकार कर क्या रहा है। दरअसल आपको बताते चले बताया जा रहा है ईरान अब दोस्तों और भी ख़तरनाक तरीके से इजराइल से बदला लेने वाला है। बताया जा रहा है रूस ने उसकी कोई मदद की है दोस्तों, जिसके ज़रिए ईरान अपने 100 लोगों की मौत का बदला अब इजराइल से लेगा। आपको बताते चलें अब तक ईरान ने अपना लाल झंडा नहीं हटाया मस्जिद पर से, और वो जब भी लाल झंडा दोस्तों फहराता है उसका एक ही मतलब होता है कि वो पूरी तरीके से गुस्से में है। इसका मतलब साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि फ़िलहाल ईरान अब इजराइल को लपेटे में लेने के चक्कर में, जहाँ पर ये चीज़ तो साफ़ हो चुकी है कि दोस्तों अब इजराइल कहीं ना कहीं सबसे बड़ी मुसीबत बन रहा है दोस्तों हम उसके लिए, इजराइल के लिए ईरान, और यही इजराइल की सबसे बड़ी कमज़ोरी बन चुकी है। आपको बताते चले दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़के चंद्रशेखर रावण बोले बीजेपी राजनीति करना बंद करे, राम मंदिर और धर्म के आधार पर वोट ना मांगे। दरअसल चंद्रशेखर रावण ने बीजेपी को लपेटे में लेते हुए कहा कि बीजेपी की यही राजनीति है, वह धर्म के नाम पर लोगों से वोट मांग लेती है और फिर गायब हो जाती है। यही नहीं, चंद्रशेखर रावण ने बीजेपी के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि धर्म की राजनीति बहुत बुरी होती है, ये लोगों को आपस में लड़वाती है और इसके बारे में बीजेपी को सोचना चाहिए। एक बात तो साफ है दोस्तों, चंद्रशेखर रावण ने ये साफ कर दिया है कि जिस तरीके की राजनीति बीजेपी कर रही है उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। लेकिन हम एक चीज़ बता दें आपको कि फ़िलहाल आने वाले समय क्या होगी उसकी राजनीति, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन साफ तो हो चुका है कि अब देश की राजनीति काफ़ी बदल चुकी है। आपको बताते चले दोस्तों फ़िलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो यहाँ पर तमाम विपक्ष के नेताओं के बीच में छिड़ी जंग, आने वाले लोकसभा चुनाव में दोस्तों किसकी होगी जीत, अब आपस में ही बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता भिड़ रहे हैं। दरअसल आपको बताते चले 2024 के चुनाव को लेकर काफ़ी जद्दोजहद चल रही है, जहाँ पर बताया जा रहा है कि 2024 के जो लोकसभा चुनाव हैं उसको लेकर कांग्रेस ने एक नई रणनीति बनाई है, जहाँ पर ख़ास करके उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपने दिग्गजों को उतारेगी लोकसभा की सीटों पर, क्योंकि आपको बताते चले लोकसभा एक बड़ा मुद्दा माना जाता है। और ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि लोकसभा की सीट पर दोस्तों कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका यहाँ पर लग सकता है बीजेपी को, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं पहले भी कि फ़िलहाल यहाँ पर लोकसभा की सीटों पर कांग्रेस बड़े लोगों को उतारेगी जो ख़ास करके दिग्गज है। आपको बता दें दोस्तों फ़िलहाल हमास इजराइल की जंग के बीच में अमेरिका की उड़ गए हैं होश। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले अमेरिका के ख़िलाफ़ हूतीज़ ने दोस्तों चल दी एक और चाल। अब हूतीज़ दोस्तों पूरी तरीके से लाल सागर पर एक तरीके से हावी होने वाला है, क्योंकि हम आपको बताते चले यमन में हमले के बाद हूतीज़ ने सीधा ऐलान कर दिया कि अब वो अमेरिका के ऊपर कहर बनकर टूटेगा। और दोस्तों सीधी बात यह है कि अब इजराइल के साथ साथ अमेरिका की शिपों को भी अपने अंडर में लिया जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। अब तक तो कहीं ना कहीं यमन जो है थोड़ी सी रियायत बरत रहा था अमेरिका पर, लेकिन आपको बताते चलें हमले के बाद बुरी तरीके से भड़क गया है यमन, और यमन ने कहीं ना कहीं ये फैसला ले लिया है कि वो अमेरिका की तमाम जितनी भी शिप लाल सागर से गुजरेंगी उन सबको अपने निशाने पर लेकर रखेगा। इससे बहुत बड़ा नुकसान भी होगा दोस्तों। और लेकिन यहाँ पर एक चीज़ साफ़ हो चुकी है कि फ़िलहाल इन मुद्दों के ऊपर तो बात करना ही चाहिए, लेकिन अब जो कि काफ़ी बड़ा बदलाव हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों, तो फ़िलहाल कहानी में काफ़ी कुछ ट्विस्ट भी आने वाला है, तो अब देखेंगे क्या होता है। फ़िलहाल दोस्तों आपको बताते चलें दोस्तों फ़िलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आया अखिलेश यादव। अखिलेश ने बीजेपी के खिलाफ खोल दिया मोर्चा। अखिलेश यादव ने कहा कि फ़िलहाल अरविंद केजरीवाल को परेशान करने के लिए ही बीजेपी बार बार ईडी भेज रही है। उन्होंने कहा केजरीवाल समेत तमाम विपक्ष के नेताओं को अपना निशाना
बना रही है बीजेपी। यही नहीं, अखिलेश यादव ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी से कोई नहीं डरता और ना कोई डरने वाला है। आज दरअसल दोस्तों अखिलेश यादव इसलिए भी बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गए क्योंकि अकेले ये साफ़ हो गया है कि फ़िलहाल अब आने वाले समय में और भी कुछ बहुत चीज़ें बदलेंगी, क्योंकि भगवान श्री राम पर भी बीजेपी राजनीति जो कर रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा परेशान है। तो ये चीज़ तो साफ़ हो चुकी है कि अब मुश्किलें तो हैं दोस्तों।